के एक कांस्टेंट वैल्यू जो रियल नंबर है, इस रियल नंबर के लिए के एफ जो है दैट इज आर इंटीग्रेबल, और उसके साथ में ये प्रूफ करना है कि ए टू बी के एफ एक्स डी एक्स है वो के टाइम्स ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स के इक्वल आएगा। प्रूफ करने के लिए हम इसमें आर इंटीग्रेबल प्रूफ करने के लिए लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल निकालेंगे, और अगर लोअर रीमान इंटीग्रल के एफ का और अपर रीमान इंटीग्रल के एफ का इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब वो आर इंटीग्रेबल है और उसकी वैल्यू भी आ जाएगी। सबसे पहले हमें ये दिया हुआ है कि जो फंक्शन है गिवन फंक्शन वो हमारे पास आर इंटीग्रेबल है। अगर आर इंटीग्रेबल है तो ये कंफर्म है कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू इक्वल होगी ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स के, जो कि इक्वल है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की, बिकॉज एफ इज आर इंटीग्रेबल इन इंटरवल ए कॉमा बी। अब अगर k की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली प्रूव्ड है, क्योंकि 0 एक आर इंटीग्रेबल फंक्शन होगा और उसके लिए बाकी का पार्ट्स अपने आप ही स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा, हमें उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो यदि k का मान 0 के इक्वल है तो उपरोक्त प्रमेय स्वतः सिद्ध है। लेकिन यदि k 0 के बराबर नहीं है तो दो केस बनेंगे, k 0 से बड़ा भी हो सकता है और k 0 से छोटा भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। अगर k को पॉजिटिव लेके चलते हैं, ग्रेटर देन 0 लेके चलते हैं पहली केस में, तो देखिए ए बार टू बी एफ एक्स डी एक्स को के एफ एक्स डी एक्स को कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू इक्वल होगी सुप्रीमम ऑफ के इंटू क्या पार्ट होता है ए बार टू बी एफ एक्स डी एक्स के लिए के इंटू एल एफ पी का सबसे बड़ा मान जो होता है वही होता है निम्न मान समाकल, जहां पी पार्टीशन है किसका, ए टू बी इंटरवल का, ये डिफाइन करते हैं। या ये कह दें कि के कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, एक पॉजिटिव वैल्यू है, धनात्मक मान से कोई प्रभाव नहीं पड़ता उससे। क्या हम इसको ये लिख सकते हैं के टाइम्स ऑफ सुपीरियर ऑफ एल एफ पी वेयर पी बिलोंग्स टू पार्टीशन ए कॉमा बी, लिखा जा सकता है। इस सुपीरियर वैल्यू ऑफ एल एफ पी की बात करें तो सुपीरियर वैल्यू ऑफ एल एफ पी यानी ए बार टू बी एफ एक्स डी एक्स बन गया ये, और ए बार टू बी एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल दिया हुआ है, के टाइम्स ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स के इक्वल है। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। अब हम लेके चलते हैं ए टू बी बार के एफ एक्स डी एक्स को। ये वैल्यू होती है इनफीमम ऑफ के यू एफ पी वेयर पी बिलोंग्स टू पार्टीशन ए टू बी। के को बाहर ले लें, पॉजिटिव वैल्यू है, यू एफ पी पी बिलोंग्स टू पी पार्टीशन ए टू बी, जो कि के ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स के इक्वल होगा, और ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स जो है वो इक्वल है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स के। ये भी हमारे पास के ए टू बी एफ एक्स डी एक्स के इक्वल है, ये भी के ए टू बी एफ एक्स डी एक्स के इक्वल है। इसका मतलब लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल आपस में बराबर होंगे, अर्थात ए बार टू बी एफ के एफ एक्स डी एक्स जो है वो इक्वल है ए टू बी बार के एफ एक्स डी एक्स के, जो इक्वल आ रहा है हमारे पास के टाइम्स ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स के,
अर्थात के एफ जो है वो आर समाकलनीय है। कब? जब के की वैल्यू 0 से ग्रेटर है। लेकिन अगर हम सेकंड केस लेके चले, के लेस देन 0, यहां थोड़ा ऑपोजिट हो जाएगा। देखो के अगर नेगेटिव है, नेगेटिव को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो 3 सबसे बड़ी वैल्यू है, उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो सबसे छोटी वैल्यू बन जाएगी। उल्टा हो जाता है माइनस से गुणा करते ही। जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो सबसे छोटी में कन्वर्ट हो जाती है, जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो सबसे बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है। इसी पार्ट का हम यहां पे यूज करेंगे। यहां पे जब UFP को परिभाषित करेंगे, क्योंकि K सबसे छोटी वैल्यू है, ठीक है। अगर UFP को परिभाषित करेंगे तो UFP होता क्या है? उच्चकों के उसके अंतराल से गुणा करके योग करना, वही होता है हमारे पास। उच्चक क्या होगा अब इस स्थिति में? जो निम्नक था उसका K टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि निम्नक यानी इन्फीमम वैल्यू, इन्फीमम सबसे छोटी वैल्यू, लेकिन K नेगेटिव है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सबसे बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी KMR जो है वो उच्चक कहलाएगा अब इस केस में। और KMR अगर उच्चक कहलाएगा तो जो UFP होगा वो हमारे पास KF ऑफ P परिभाषित करें तो KMR इंटू डेल्टा आर से डिफाइंड होगा, जहां R की वैल्यू 1 से लेकर N तक डिफाइंड की जाएगी। इसी केस में अगर हम LKFP को परिभाषित करेंगे तो ये सिग्मा R इज इक्वल टू 1 to N K कैपिटल MR इंटू डेल्टा आर को डिफाइन करेगा, क्योंकि K नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू का मतलब है कि जो उच्चक है वो निम्नक में कन्वर्ट हो जाएगा और जो निम्नक है वो उच्चक में कन्वर्ट होगा। हम उसके अकॉर्डिंग वैल्यू को कंसीडर करेंगे इसमें। अब जब हम इसमें सुप्रीमम और इन्फीमम वैल्यू की बात करेंगे तो इसकी सुप्रीमम वैल्यू जो बनेगी उसमें K टाइम्स ऑफ MR कैपिटल MR इंटू डेल्टा आर के रूप में परिभाषित होगा। अर्थात अगर हम इसमें ये लिखते हैं A बार टू B fx dx तो ये इक्वल आएगा सुप्रीमम वैल्यू ऑफ सिग्मा K कैपिटल MR डेल्टा आर, इनकी सबसे अधिकतम मान जो होगी उसी के इक्वल आएगा। अगर K को बाहर ले लेते हैं, ये जो K है नेगेटिव है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर लिया जा सकता है। अगर K को बाहर लेंगे तो सुप्रीमम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्योंकि नेगेटिव वैल्यू को जब बाहर मल्टीप्लाई से बाहर ले लेंगे तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो किस में कन्वर्ट होगी? सबसे छोटी वैल्यू में कन्वर्ट होगी। और इन्फीमम ऑफ कौन सा इन्फीमम आएगा? सिग्मा कैपिटल MR इंटू डेल्टा आर के इक्वल आएगा, यानी UFP का सबसे छोटा मान। और UFP का जो सबसे छोटा मान होगा वो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है A टू B बार fx dx को, लेकिन A टू B बार fx dx A टू B fx dx के इक्वल है। इसका मतलब ये जो आएगा पार्ट वो भी A टू B fx dx के इक्वल होगा। सिमिलरली A टू B बार fx dx की बात करें, K fx dx है यहां पे, तो ये इन्फीमम वैल्यू ऑफ सिग्मा K MR स्मॉल MR इंटू डेल्टा आर को रिप्रेजेंट करता है। K को बाहर लेंगे तो इन्फीमम वैल्यू सुप्रीमम में कन्वर्ट हो जाएगी, सिग्मा MR इंटू डेल्टा आर, जो कि K A बार टू B fx dx को शो करेगा। लेकिन ये जो वैल्यू है वो अगेन A टू B fx dx के इक्वल होने के कारण फिर से A टू B बार K fx dx इक्वल होगा A बार टू B K fx dx के, और ये इक्वल आ रहा है आपके पास K A टू B fx dx के। अर्थात हमारे पास दिया गया फलन जो है वो R समाकलनीय है, और उसके साथ में ये जो कंडीशन है हमारे पास वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी कि A टू B K fx dx है वो K टाइम्स ऑफ A टू B fx dx के इक्वल है। इसमें हमें यह दिया हुआ है प्रूफ के अंदर कि एक फंक्शन इंटरवल A टू B में
आर इंटीग्रेबल है। आर इंटीग्रेबल का मतलब है कि इसका इंटीग्रेशन हमारे पास ए टू बी के अंदर ये आर समाकलनीयता की जो शर्त है उसका पालन करता है। हमने एक टॉपिक किया था जिसके अनुसार ये भी लिखा था कि अगर कोई भी फलन किसी अंतराल में आर इंटीग्रेबल होगा तो उस अंतराल में परिबद्ध भी होगा, अर्थात एफ जो है वो इस अंतराल में परिबद्ध भी होगा। सी, अगर कोई भी वैल्यू है ए और बी के बिटवीन तो उस स्थिति में ए से सी तथा सी से बी उप अंतराल बनेंगे। और हमने यह भी किया था कि अगर कोई भी फलन जो है वो किसी अंतराल में परिबद्ध है तो उसके उप अंतरालों में भी परिबद्ध होता है, अर्थात एफ जो है वो ए टू सी तथा सी टू बी में परिबद्ध है। यह हमारे पास कंडीशन इसमें आ जाती है कि ए टू सी और सी टू बी दोनों में परिबद्ध होगा। हमने यह किया हुआ है कि कोई भी फलन जो है अगर किसी विभाजन P में जो P है वो A से B विभाजन से लिया गया है, R समाकलनीय है, तो इसका मतलब हो गया कि एफ यू एफ पी माइनस एल एफ पी का जो मान होता है वो हमेशा एप्सिलॉन से छोटा होता है। अगर आर समाकलनीय है तो यू एफ पी माइनस एल एफ पी का जो मान होगा वो हमेशा एप्सिलॉन से क्या आएगा, छोटा आएगा। अगर हम ये मान लें कि पी डैश जो है वो एक पार्टीशन है किसका, अंतराल ए से बी का, और पी डैश जो है वो इक्वल लेके चलते हैं हम P1 यूनियन P2 के। P1 और यूनियन P2 क्या है वो मैं बाद में बताता हूं। हम एक दो पार्टीशन ले लिए P1 और P2, उन दोनों का यूनियन जो है वो किससे व्यक्त होता है, P डैश से। तो यहां पे हमारे पास ये कंडीशन भी अप्लाई होगी, 1.2 पर में की थी हमने। अगर ये जो P पार्टीशन हम लेके चलते हैं, क्योंकि एक अंतराल के कई पार्टीशन बनाए जा सकते हैं, उन पार्टीशंस में से एक पार्टीशन हमने P लिया है और दूसरा पार्टीशन हमने P डैश लिया है। हम ये मान के चलते हैं कि P जो है वो सबसेट है P डैश का। तो थ्योरम नंबर 1.2 जो हमने की थी उसके अनुसार अगर P सबसेट हो P डैश का तो यू एफ P डैश का जो मान होता है वो स्मॉलर देन इक्वल टू होता है एल एफ यू एफ पी से। थ्योरम की थी अगर P सबसेट है P डैश का तो यू एफ पी डैश जो होता है वो स्मॉलर देन इक्वल टू होता है यू एफ पी से। जबकि हमने एक पार्ट किया था कि एल एफ पी का मान स्मॉलर देन इक्वल टू होता है एल एफ पी डैश से। ये टॉपिक आपने उस थ्योरम में किया हुआ है जो 1.2 थ्योरम मैंने करवाई थी। इसको रिफाइनमेंट के फॉर्म में लेके चलते थे कि अगर P डैश P का रिफाइनमेंट है तो ऊपरी रीमान समाकल रिफाइनमेंट का वो हमेशा स्मॉलर होगा P से, और निम्न रीमान जो हमारे पास डार्बू योग होगा, निम्न डार्बू योग जो है वो हमेशा स्मॉलर होगा। P का निम्न डार्बू योग हमेशा रिफाइनमेंट से छोटा होता है। ये हमने थ्योरम की हुई है। अगर इन दोनों थ्योरम का यूज करें तो ये लिखा जा सकता है कि यू एफ पी डैश माइनस एल एफ पी डैश का मान छोटा होगा या बराबर होगा यू एफ पी माइनस एल एफ पी से, और ये छोटा आएगा हमारे पास किससे, हमने अभी अभी लिखा था किससे, एप्सिलॉन से छोटा होगा। अब हम P1 पार्टीशन मान के चलते हैं A से C का तथा P2 C से B का विभाजन है, और P डैश हमने लिया था किसके इक्वल, P1 यूनियन P2, दोनों का कॉम्बिनेशन है।
अगर P1 यूनियन P2 लेके चल रहे हैं तो एल एफ पी डैश माइनस यू एफ पी डैश माइनस एल एफ पी डैश की वैल्यू किसके बराबर आएगी? पी डैश की जगह मान रख देते हैं, क्या वैल्यू है? P1 यूनियन P2 माइनस एल एफ P1 यूनियन P2 के। ये कंडीशन समझ में आई? भी हमने एक पार्टीशन P डैश लिया था, वो P डैश जो है वो P1 यूनियन P2 के बराबर है। जो हमने पहले पार्टीशन लिया है उसका सबसेट सुपरसेट बन रहा है। इस सुपरसेट के अनुसार पहले तो कंडीशन हमने ये प्रूफ कर दी कि एप्सिलॉन से स्मॉलर है। अब P1 तो लिया A से C अंतराल और P2 लिया C से B तक के अंतराल के लिए कोई विभाजन। P1 यूनियन P2 के इक्वल है तो इसकी वैल्यू निकाली। ये वैल्यू जो आ रही है वो इक्वल आ रही है P1 यूनियन P2। और एक थ्योरम की थी जिसमें हमने ये लिखा था कि यू एफ P1 यूनियन P2 जो होता है वो इक्वल होता है यू एफ P1 प्लस यू एफ P2 के। सिमिलरली एल एफ के लिए भी हमने परिभाषित किया था ये। अगर ये कंडीशन हम लेके चलेंगे तो इसमें लिखने पर हमारे पास ये पार्ट बन जाएगा एफ ऑफ P1 प्लस यू एफ P2 माइनस एल एफ P1 प्लस एल एफ P2। P1 के स्टेप्स को एक साथ ले लें, यू एफ P1 माइनस एल एफ P1 प्लस यू एफ P2 माइनस एल एफ P2। लेकिन यू एफ पी डैश माइनस एल एफ पी डैश की वैल्यू स्मॉलर देन है किससे? एप्सिलॉन से। अगर एप्सिलॉन से स्मॉलर है तो इसका मतलब ये भी जो वैल्यू आएगी वो किससे स्मॉलर होगी? एप्सिलॉन जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 एक पॉजिटिव वैल्यू है। ये दोनों भी तो पॉजिटिव वैल्यू हैं। दो पॉजिटिव वैल्यू का सम एप्सिलॉन से स्मॉलर कब आ सकता है? जब वो दोनों भी एप्सिलॉन से छोटी हों, क्योंकि दो एप्सिलॉन से छोटी राशियों का योग करेंगे तभी वो एप्सिलॉन से छोटा बन सकता है, अन्यथा एप्सिलॉन से बड़ा होगा। तो यह तभी संभव है जब यू एफ P1 माइनस एल एफ P1 स्मॉलर देन एप्सिलॉन तथा यू एफ P2 माइनस एल एफ P2 का मान स्मॉलर देन एप्सिलॉन। दोनों एप्सिलॉन से स्मॉलर आए तभी ये पॉसिबल है, अन्यथा ये पॉसिबल नहीं है। P1 क्या था हमारे पास? अंतराल A से C के मध्य एक पार्टीशन था। उस अंतराल A से C के मध्य जो पार्टीशन है उसके लिए अपर डार्बू योग और लोअर डार्बू योग का सम अगर एप्सिलॉन से छोटा आता है तो इसका मतलब इस इंटरवल में फंक्शन आर समाकलनीय हो गया। किसी पार्टीशन में अगर u माइनस एल का मान एप्सिलॉन से छोटा हो तो उस पार्टीशन में फंक्शन जो होता है वो आर इंटीग्रेबल होता है। ये भी तो u माइनस एल की वैल्यू जो है वो एप्सिलॉन से स्मॉलर आ रही है। इसका मतलब जो फंक्शन है वो a टू b a टू c के अंदर हमारे पास क्या बन गया? आर इंटीग्रेबल। सिमिलरली P2 था हमारे पास C से B अंतराल के अंदर कोई भी विभाजन, और उस C से B तक के विभाजन में u माइनस एल का मान भी एप्सिलॉन से स्मॉलर है, तो फंक्शन जो f है वो B टू C में भी हमारे C टू B में भी हमारे पास क्या बन गया? आर इंटीग्रेबल। फंक्शन A से B में आर इंटीग्रेबल था। हमने प्रूफ कर दिया कि A से C और C से B में भी क्या है? आर इंटीग्रेबल है। अब ये पार्ट प्रूफ कर सकते हैं हम। वो कैसे प्रूफ करेंगे? हम यू एफ पी माइनस एल एफ पी की वैल्यू निकालें। यू एफ पी माइनस एल एफ पी की वैल्यू ये बराबर आएगी हमारे पास पी डैश को अगर हम परिभाषित करें तो ये इक्वल आएगा यू एफ P1 माइनस एल एफ P1। एक मिनट,
हमें ये पार्ट प्रूफ करना है कि ये आर इंटीग्रेबल तो हो गया हमारे पास, ये प्रूफ कर दिया हमने। अगर आर इंटीग्रेबल है तो लोअर डार्बो योग और जो अपर डार्बो योग के अधिकतम और न्यूनतम मान जो होंगे वो हमेशा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स के इक्वल आएंगे। इसमें ए टू बी एफ एक्स डी एक्स के इक्वल आएंगे, उसमें ए टू सी और उसमें सी टू बी एफ एक्स डी एक्स के इक्वल आएंगे। अभी हमें ये प्रूफ करना है कि ए टू बी, ए टू सी और सी टू बी के योग के बराबर है। इसको प्रूफ करने के लिए यू एफ पी डैश को अगर हम परिभाषित करें तो क्या हम इसको यू एफ पी वन प्लस यू एफ पी टू लिख सकते हैं? ये रही कंडीशन जो मैंने लिखी थी, बीच में से हमने एक टॉपिक को उठा रहे हैं। इन दोनों की इन्फीमम वैल्यू को अगर कंसीडर करें तो इन्फीमम वैल्यू ऑफ यू एफ पी वन और इन्फीमम वैल्यू ऑफ यू एफ पी टू के इक्वल आएगी। ये पूरा पार्टीशन था जो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स के इक्वल है, ये इक्वल आएगा ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स के, जो हमें प्रूफ करना था पहला पार्ट। विलोम बाकी है इसका।